नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पाथफाइंडर वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रिक्शन और एनर्जी कंजर्वेशंस के कंसेप्ट्स को मिला के बनाया गया है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि अ ब्लॉक ऑफ mass m is placed on a bar of mass m, capital M, which rests on a frictionless horizontal floor. The floor terminates into a wall where an ideal spring is attached as shown in the figure. When the spring is compressed by an amount L, all turn spacing of the spring vanishes. Coefficient of friction between the bar and the block is mu if the bar is pushed towards the wall so that it strikes the spring with a velocity u. Okay, what should be the range of spring constant so that the block does not slide relative to the bar? तो ये कैपिटल बार है, कैपिटल M मास का, उसके ऊपर एक छोटा मास M रखा हुआ है। इनको एक वेलोसिटी, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, देखिए इधर कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है। तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं, ऐसा बोला गया है कि अगर ये वेलोसिटी u से टकराते हैं इस स्प्रिंग से, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। स्प्रिंग को जब कंप्रेस करेगा, ये फिगर देखिए कहाँ गया, नीचे आते हैं। ओके, तो ये ब्लॉक M है, इधर इसकी वेलोसिटी u है। अभी जैसे जैसे इधर बढ़ेगा, स्प्रिंग इस मास m पे लेफ़्ट की तरफ एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहेगी, तो इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहेगी, तो इसकी वेलोसिटी भी कम होनी चाहिए। अगर नहीं कम होगी तो ये दोनों स्लिप करने लगेंगे। इसका मतलब अभी तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली स्लिपिंग होगी। अब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन, अब चूँकि ये ब्लॉक इसकी रिस्पेक्ट में आगे को स्लिप करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी आगे की वेलोसिटी कम होनी चाहेगी इस स्प्रिंग फोर्स से, तो ये ब्लॉक इससे तेज़ चलना चाहेगा क्योंकि दोनों यू से चल रहे थे, तो इस पे आगे की ओर स्लिप करना चाहेगा। तो इस मास M पे पीछे की ओर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और वो इतना होना चाहिए कि दोनों की जो एक्सेलरेशन हो सेम हो किसी भी इंस्टेंट पे, तभी दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी हमेशा, और वेलोसिटी सेम रहेगी तभी दोनों में स्लिपिंग नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और दी हुई है, ध्यान दीजिए कि जब ये स्प्रिंग L से कंप्रेस होती है तो जो इनके बीच के इंटर स्पेसिंग होती है वो ज़ीरो होती है। इसका मतलब केवल यही है कि भैया ये स्प्रिंग केवल L तक कंप्रेस हो सकती है। मैक्सिमम कंप्रेशन विच स्प्रिंग कैन अचीव इज़ L। तो इस कंडीशन का एक हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमको स्प्रिंग कांस्टेंट K का रेंज पूछा हुआ है कि ये M जो है स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं। ब्लॉक प्लस बार को देखते हैं। इनके पास इनिशियल एनर्जी थी हाफ m प्लस m u स्क्वायर। अच्छा, ये एनर्जी जो है जब ये कंप्रेस होता जा रहा है, लास्ट में आया, वो किसी लेंथ पे आया और दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहे तो दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, यहाँ पे ज़ीरो हो गई। वो सारी एनर्जी आके किस में आ गई? स्प्रिंग में आ गई। तो ये जो एनर्जी है इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस शुड बी लेस दैन द स्प्रिंग में जो एनर्जी आ गया हाफ k स्क्वायर। क्यों लेस होना चाहिए? अगर ये एनर्जी ज़्यादा हो गया, मतलब जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो गई, व्हेन द स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड मैक्सिमम, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी? हाफ k स्क्वायर। अगर वो जो मैक्सिमम कंप्रेशन एनर्जी है वो अगर इन दोनों की इनिशियल एनर्जी से कम हो गई, तो इसका मतलब इनकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई, तो ये और आगे को पुश करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आगे को और पुश करने लग गए तो ये स्लिप कर जाएगा। मास M तो मान लीजिए कैपिटल M तो आगे नहीं जा सकता क्योंकि स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अगर ये M जाना चाहेगा आगे किसी वेलोसिटी से, तो इसका मतलब ये स्लिपिंग हो जाएगी। तो स्लिपिंग ना हो, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? ये जो स्प्रिंग में एनर्जी आ गई मैक्सिमम जब कंप्रेशन है, वो एनर्जी इस वाली एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए जो इनकी ब्लॉक की इनिशियल एनर्जी थी। अगर वो एनर्जी इस एनर्जी से, ब्लॉक की एनर्जी से कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक्स के पास अभी भी कुछ एनर्जी बची है,
तो इसकी मास m की तो ज़ीरो हो गई क्योंकि ये स्प्रिंग अब एल से नहीं, बट इसका मतलब मास कैपिटल स्मॉल m की ज़ीरो नहीं हुई, जो कि पॉसिबल नहीं है स्लिपिंग के लिए। तो ये कंडीशन सिंपल सा आ गया। यहाँ से आप देखेंगे कि तो k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एक आपकी कंडीशन तो ये आ गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखिए जैसे जैसे m इसको कंप्रेस करता जाएगा, जैसे जैसे m स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो चूँकि F जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स वो होता है k इंटू एक्स। जैसे जैसे x बढ़ती जा रही है, ये मास m कैपिटल M पे जो इधर की ओर लगने वाला फोर्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसका जो निगेटिव एक्सेलरेशन है वो भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इसका जो मास m का वो जो F के दो दे रहा था फोर्स F के क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, वो भी वैल्यू बढ़ाएगा। हमको मालूम है एफ के इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो एफ के की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके फिर n तक आती है। तो अगर देखिए बीच में मैं एक बीच का सिचुएशन करता हूँ कंसिडर, अगर स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस नहीं हुई है, एक बीच की कंडीशन है, कोई बीच की कंडीशन है, बीच की कंडीशन पे ही ये जो एफ के है ये म्यू एन हो गया, मतलब स्मॉल m को जो नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहा था फोर्स वो मैक्सिमम हो गया। तो अब उसके बाद जैसे ये m जाएगा तो m पे जो नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा था लेफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो तो बढ़ जाएगा। तो स्मॉल m को भी बढ़ना चाहिए, बट वो तो क्योंकि पहले ही मैक्सिमम हो चुका है तो वो बढ़ नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों को स्लिपिंग नहीं होनी है तो जो ये म्यू एन हो रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन आ रहा है, ये कब आना चाहिए, जबकि स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाए। जबकि यहाँ जब एकदम लास्ट में आ जाए तभी हमको ये जो एफ के इज इक्वल टू म्यू एन आना चाहिए। उसके पहले अगर आ गया तो फिर ये ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। क्लियर है? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देखिए एकदम ध्यान से समझिए। अगर इस वाला जो कैपिटल M का बार है, इस पर एक स्प्रिंग फोर्स लगा दी है लेफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो ऊपर वाला स्मॉल m है उस पर लेफ्ट फॉरवर्ड फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, जो कि एक लिमिट है उसकी, म्यू एन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मान लीजिए अगर इसकी लिमिट पहले ही आ गई, स्प्रिंग के मैक्सिमम कंप्रेस होने से पहले ही आ गई, तो अब वो तो नहीं बढ़ पाएगा, बट मास m बीच में था क्योंकि और जाएगा, कंप्रेस होगा। जैसे आगे और बढ़ा, क्योंकि L तक कंप्रेस हो सकता है, तो जैसे आगे गया, आगे जैसे जाएगा तो इस पर तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, बट ऊपर वाला फोर्स पे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसका मतलब यही है कि हमको जो ऊपर वाला फोर्स का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है म्यू एन, वो तभी कंसिडर करना पड़ेगा जबकि ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो गई हो। आई होप अभी आपको क्लियर होगा रहेगा। ओके, तो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हुई, ठीक है ये ओके। ये तो एनर्जी बैलेंस लगाया मैंने। अच्छा, एनर्जी बैलेंस के लिए आप देख लीजिए जो फ्रिक्शन फोर्स है कैसे वेरी करता है। ये देखिए मैंने दिखाया हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी, 0 से स्टार्ट होगा, जाएगा आएगा आएगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी और फिर वही वैल्यू आगे चलती रहेगी। ये एक्स के साथ मैंने दिखाया हुआ है, देखिए ये एक्स के साथ इसका वेरिएशन है। इस केस में क्या हो रहा है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम कहाँ जाके हुआ, ये यहाँ पे जाके हुआ मैक्सिमम हुआ। तो ये देखिए ये फिगर बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो जो फ्रिक्शन ने वर्क किया वो वर्क क्या हुआ, इस एरिया जो ये ट्राइंगल बना इसका एरिया, तो इसका एरिया अगर आप देखोगे तो म्यू एम जी, ये हो गया म्यू एम जी, और ये चीज़ होगी L इंटू एल बाई 2, क्योंकि हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का एरिया होता है। तो ये म्यू एम जी L बाई 2 होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्प्रिंग का वर्क टन म्यू एम जी L लिख देते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स का वर्क, बट वो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो 0 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में जाके म्यू एम जी एल पे ख़त्म हुआ। तो एक ट्राइंगल बनेगा, आपको उस ट्राइंगल के अंदर का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल एफ के और एक्स का, तो वो आपको वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स देगा। अच्छा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, वो हमेशा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बची रहेगी इसके पास। तो ये तो जब मैक्सिमम कंप्रेस हो गया फिर भी इसके पास बची हुई है कंप्रेस एनर्जी, तो ये आगे और भाग जाएगा। तो इसको आगे नहीं भागना है, तो इसके लिए जो इसकी वेलोसिटी को भी ज़ीरो करना चाहिए। जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई, इसकी वेलोसिटी को ज़ीरो कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है।
तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क है इसकी एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। वही लगाया मैंने आपका म्यू लेस देन रूट यू इज इक्वल टू यू इज़ लेस देन रूट ऑफ म्यू जी एल आ गया। ठीक है, अब उस लास्ट कंडीशन में हम लोग फ्रिक्शन ये फोर्स बैलेंस लगाते हैं। के एल माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। ये देखिए ये जो नीचे वाला बार एम है इस पर देखिए एफ के राइट वर्ड लगेगा, के एल लेफ्ट लगेगा, के एल माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए, और ऊपर वाले पे तो सीधा एफ के लगेगा इज इक्वल टू एम ए। दोनों के एक्सप्रेशन सेम होंगे, मैंने आपको पहले ही बोला, अदरवाइज दोनों स्लिप हो जाएंगे। यहाँ से हम निकालेंगे के एल इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए आएगा। इसको आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी के एल अपॉन एम प्लस एम। वहाँ से आप एफ के सॉल्व करेंगे, एफ के निकालना है अपने को, तो एफ के इस क्या आ जाएगा एम के एल डिवाइड बाई प्लस एम। अच्छा, एफ के की वैल्यू आपको मालूम है, एफ के शुड बी ऑलवेज लेस देन म्यू इंटू एन, मैंने देखिए वही रखा हुआ है। एफ के इज़ म्यू जी एम प्लस एम बाई एल है, तो आपका के की वैल्यू इतनी आ गई यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन के लिए, पी यू म्यू एम एन जी एम प्लस एम बाई एल आई है। ये भी सही है, बट अगर बुक से आंसर हमको मैच करना है तो देखिए मैं क्या किया, मैंने ऊपर भी यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो अब ये चीज़ देखिए, केवल ये वाली चीज़ आप इसको मान लीजिए कांस्टेंट है, ये वाली चीज़ खाली ये म्यू एम जी एम प्लस एम डिवाइड बाई यू स्क्वायर एक अलग रख दीजिए। अब यू स्क्वायर आपको मालूम है, यू स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन म्यू जी एल, तो ये इंटू ये स्क्वायर जो है ये हमेशा म्यू जी एल से, म्यू जी एल मतलब यू स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू म्यू जी एल है, तो अगर मैं यू की जगह म्यू जी एल रख दूँ इसका मतलब ये चीज़ इससे बड़ी होगी। इसका मतलब अब ये चीज़ कैसे बड़ी है, तो ये चीज़ भी कैसे बड़ी होगी या इक्वल टू होगी, तो वही लगाया के इज़ लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर जब म्यू जी एल लिख दिया मैंने, एल एल कट गया, ये आपका फाइनल इंप्रेशन आ गया, के इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाई यू स्क्वायर। अच्छा, एक तीसरा केस ये है कि अगर मान ली यू हमारा अंडर रूट म्यू जी एल है, तो उस केस में भी देखिए कुछ करना नहीं है आपको, बस फोर्स बैलेंस लगाना है। फोर्स बैलेंस लगा के के इज इक्वल टू आपने म्यू जी एम प्लस एम डिवाइड बाई एल निकाल लिया, तो ये आपकी वैल्यू के की आ गई। बुक में शायद के इज इक्वल टू म्यू एम प्लस एम बाई एल दिया है, विच आई थिंक इज़ नॉट करेक्ट। अगर आप इस के की वैल्यू एनर्जी कंजर्वेशन में रखेंगे तो इस वाली के की वैल्यू से ही आपका एनर्जी कंजर्वेशन बराबर आता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, इस वाली वैल्यू से नहीं होते हैं। तो दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ के म्यू जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाई एल। कैसे निकाला, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू म्यू जी के एल माइनस म्यू एम ए, ऐसे के आपका निकल आया। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद भी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको कुछ एक नया तरीका आप इजाद कर लें। कई बार होता है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, बट जब हम उसको फिर से सॉल्व करते हैं तो एक हम दूसरे तरीके से ही उस आंसर पे पहुंच जाते हैं, दूसरे तरीके से ही हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बाय बाय।